हम सेल की बात करें तो सेल क्या है, जब भी लाइफ ओरिजिनेट हुई तो सबसे पहले सिर्फ एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आए। फिर वो सिंगल सेल जो था वो मल्टीप्लाई किया। जब वो मल्टीप्लाई करा तब कहीं जाके हम इवॉल्व होके आए हैं। तो अगर अपना इवोल्यूशन देखा जाए तो पहले एक्वाटिक लाइफ आई, एक्वाटिक लाइफ के बाद फिर हम लोग आए। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ भी ले लो, हम खुद को भी ले लें, तो वो छोटे छोटे सेल्स से बने हैं। अब जो सेल है, इसीलिए सेल को कहा जाता है बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सारी चीज़ें इस सेल से ही हैं। जब एक जाइगोट होता है, जब कोई एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जब बच्चा बनता है, तो उसमें भी क्या है, वो पहले एक सेल होती है, फिर वो सेल मल्टीप्लाई होके फिर कहीं जाके वो बनता है। पहले कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अगर देखा जाए तो सेल क्या है, बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की। जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक छोटी से छोटी लिविंग थिंग जो है वो सेल से बनी हुई है। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, अगर बात की जाए तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, हर कोई सेल से बना हुआ है। तो सेल इसीलिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। फिर जितने भी सेल्स होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं उनके कॉम्पोजिशन की। उसमें गोल्जी बॉडीज़ होंगी, उसमें सेंट्रोसोम होगा, उसमें न्यूक्लियस होगा, वो सब नॉर्मली सेम रहते हैं। पर जब वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो वो स्पेसिफाइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सेल्स से टिश्यूज़ बनते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अलग अलग उसमें जाते हैं, फिर अलग अलग में कन्वर्ट होकर चले जाते हैं। तो जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आती हैं। अगर एक ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी में मान लो ये ए है, फीमेल है मान लो, तो ये रिप्रोडक्शन करेगी, तो इसके बेबी हुआ तो वो बी हो गया। फिर ये आगे रिप्रोडक्शन करेंगे तो सी हो गया। तो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन्हीं से ही तो बाकी सेल्स आ रही हैं। जो एक सेल है मान लो ये बाद में जब डिवाइड होती है तो ये 2 सेल्स बनती हैं, डॉटर सेल्स। फिर ये फर्दर डिवाइड होंगी तो ये क्या हो रहा है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल थी, जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी, उसी सेल से न्यू सेल बन के आई है। अब सेल्स की बात करें तो जितना ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतनी ज़्यादा सेल्स होंगी। अब सेल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, या तो यूनिसेल्युलर बोल लो, दूसरी मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर में वो होता है कि जो एक ही सिंगल सेल्स से बने होते हैं, जैसे अमीबा, तुम्हारा फ्लैजेलम, पैरामीशियम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे मस्कीटो, मैंगो, ह्यूमंस, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर इधर बात करोगे तो तुम्हारा अमीबा, फ्लैजेलम, पैरामीशियम कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, या ह्यूमंस। फ्रूट्स में तो मैंगो और भी हो सकते हैं। अब सेल्स कितनी छोटी या कितनी बड़ी हो सकती हैं, तो स्मॉलेस्ट अगर सेल की बात करें, जो बहुत छोटी सेल्स होती हैं, तो जैसे बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स ह्यूमन बॉडी में। और अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है हमारी नर्व सेल, ये आगे हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। फिर जो लार्जेस्ट सेल अगर हम बात करें, जो बर्ड के एग में होती है, यानी बर्ड का एग जो सबसे लार्जेस्ट सेल में है, वो ऑस्ट्रिच एग है। तो वो अपने आप में इतना बड़ा होता है, अच्छा खासा बड़ा होता है, वो अपने आप में एक सबसे बड़ी सेल है। जब वो डेवलप हो रहा होता है उससे पहले से ही, तो वो लार्जेस्ट सिंगल सेल है जो अभी भी लिविंग वर्ल्ड में है। तो लार्जेस्ट अगर लिविंग सेल की हम बात करें तो वो ऑस्ट्रिच एग की होगी। फिर क्या है, जो वाइट पोर्शन होता है एग का, जो एल्ब्यूमेन होता है, और जो एग की शेल होती है, एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है, वो उसमें ऐड किया जाता है। वो चीज़ें जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से पास ऑन होती हैं। तो जो भी इसका वाइट पोर्शन है, जिसे हम एल्ब्यूमेन बोलते हैं एग का, प्लस जो एग की शेल है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे मिला के एक्चुअल एग बनता है। जो पूरा एक्चुअल एग होता है जो कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में जाता है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। अगर एवरेज ह्यूमन सेल की बात करे जाए, तो अगर ह्यूमंस की बात करा जाए तो 200 तरीके की सेल्स मिल जाएंगी। उसमें 37.2 ट्रिलियन सेल्स पूरी बॉडी में होती है। तो हर एक चीज़ में सेल है। अगर हम सिर्फ अपने हाथ की एक फिंगर की बात करें तो उस फिंगर में भी कई सेल्स होंगी। अब सेल की शेप्स
अलग अलग शेप्स होती हैं और अलग अलग फंक्शंस से रिलेट करती हैं। तो शेप्स रिलेटेड टू देयर डिफरेंट फंक्शंस, कि अलग अलग शेप है तो वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगी। जैसे ह्यूमंस की RBCs की बात करें, जो ह्यूमंस में रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो वो सर्कुलर शेप में होती हैं और बाइकॉनकेव होती हैं। बाइकॉनकेव का मतलब क्या होता है कि थोड़ी सी उठी हुई होंगी, जिससे कि वो ब्लड की जो स्ट्रीम है उसमें आसानी से पास ऑन हो सके। और दूसरा, ये हीमोग्लोबिन कंटेन करके ले जाती हैं, हीमोग्लोबिन ले जाती हैं और ऑक्सीजन लेके जाती हैं। तो इसीलिए, ताकि ये ब्लड की कैपिलरीज में से पास हो जाए और ट्रांसपोर्ट कर पाए ऑक्सीजन को भी। वहीं अगर हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, WBCs, जो कि एक तरीके से अमीबॉइड शेप की होती हैं। अमीबॉइड शेप इसलिए होता है कि मान लो हमारी बॉडी में फ़ीवर हुआ, तो हमें मान लो कोई पैथोजन एंटर कर गया, तो ये कैपिलरीज़ में से निकलेंगी, हाँ, डायापेड से शो करेंगी और इसको एनगल्फ करेंगी। तो अगर जब तक ये अमीबा की तरह नहीं होंगी, क्योंकि अमीबा क्या है, हर तरफ से बढ़ता है ना, हर तरफ से उसका है, जहाँ पे उसका फूड होगा वो उस साइड से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में ये अमीबॉइड शेप की होती हैं, स्क्वीज़ करती हैं कैपिलरी वॉल्स से, ताकि एनगल्फ कर सकें पैथोजेंस को, जो भी डिज़ीज़ है उसको ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, जो नर्व सेल्स होती हैं, जो हमारे ब्रेन में होती हैं, वो लॉन्ग सेल्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये इम्पल्स क्रिएट करती हैं, मेनली ये दिमाग से जो भी मैसेज है पहुंचाना और मैसेज को लेके आना, वो सारा काम वही करती हैं, कि पूरी बॉडी से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना और ब्रेन से वाइसा वर्सा बॉडी में मैसेज पहुंचाना। दूसरी गार्ड सेल्स, ये प्लांट्स में होती हैं, जो ये गार्ड सेल्स होती हैं, ये स्टोमेटल सेल्स होती हैं। स्टोमेटा होता है तो जब ये ओपन होता है तो ये ऐसे होता है, हाँ, और ये इसके आसपास इसके जो होती हैं गार्ड सेल्स होती हैं, जो इसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करती हैं। जब ये क्लोज़ हो जाएंगी तो ये स्टोमेटल ओपनिंग क्लोज़ हो जाएगी, जब ये खुलेंगी तो इसमें क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा, तुम्हारा सन की रेज अंदर जाएंगी। तो ये बीन शेप की तरह हैं, बीन शेप की तरह ही, और ये इसके आसपास ऐसे गार्ड्स लगे होते हैं, तो ये गार्ड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मेनली हम क्या करेंगे, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब इसमें 3 पार्ट्स हैं मेनली। पहला पार्ट है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट है तुम्हारा साइटोप्लाज्म, फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, फिर है न्यूक्लियस। यही 3 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है और इसी से सारी चीज़ें होंगी। अगर हम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की बात करें, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एक तो ये लिविंग होती है और ये सेमी परमिएबल भी होती है। लिविंग, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब ये हो गया कि कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही ये अपने अंदर पास ऑन होने देगी और जो नहीं इसे चाहिए वो बाहर निकाल देगी, ठीक। और इसीलिए सेमी परमिएबल है। तो इसमें फाइन पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, जिससे ये सारे जो भी एक्टिविटी है ये होती है कि आपको अंदर लेके जाना है उसमें से कोई सामान या बाहर आना है, तो ये सेमी परमिएबल है। बनी किसकी होती है, ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा, अगर इनहेल ज़्यादा हुआ है तो ये एकदम से पूरी फुल फ्लेश्ड फूल के टर्जिड ऐसे हो जाएगी, हाँ। अगर ऐसा कुछ, एक तो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी, सेमी परमेबल हो गई, लिपोप्रोटीन्स की बनी होगी, फाइन पोर्स हो गए। फिर इसमें कुछ ही सब्सटेंसेज हैं जो इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ तो प्लांट सेल में एक और कवरिंग होती है। मान लो ये है सेल मेम्ब्रेन, तो इस पर एक और कवरिंग होगी प्लांट सेल में, जिसे हम बोलेंगे सेल वॉल। ये डेड सेल्स की बनी होती है सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। अब जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है, मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है, अगर सेल वॉल की बात करें तो ये एक तो शेप प्रोवाइड करेगी और रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी, ताकि वो एकदम ठोस रहे, पूरी जिस शेप में उस शेप में वो मेंटेन रहे। और फिर फ्री परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या है, इसमें से कोई भी चीज़ एंटर हो सकती है, कोई भी चीज़ बाहर जा सकती है, कोई भी सॉल्यूशन एंटर कर सकता है सेल में, लीव कर सकता है बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी रुकावट के। सेकेंड पार्ट आ जाता है इसका
साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जो है ये वो पार्ट है सेल का जिसके अंदर विच इन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो अगर मान लो ये सेल है, ठीक है, अब प्लांट सेल ले लेते हैं, ऊपर क्या है, ये सेल वॉल है, ये हो गई सेल वॉल, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होंगे। अब न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी लिक्विड वाला पोर्शन होगा इसमें, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ये सेमी लिक्विड होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है, बट लिक्विड सब्सटेंस कह सकते हो इसको। इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं एंजाइम्स के थ्रू, मेनली जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं एंजाइम्स की, वो यहाँ पे अकर होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं, गोल्जी अपैरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी तुम्हारी, ऑर्गेनल्स होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, जो पार्ट है साइटोप्लाज्म का सेल ऑर्गेनल्स के अलावा, वो साइटोजोल कहलाता है। पार्ट डिवॉइड ऑफ, जिसमें ऑर्गेनल्स नहीं है, जिसमें ऑर्गेनल्स नहीं है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है साइटोजोल। ठीक है, ये मेनली किसका बना होता है, ये लिक्विड मीडियम होता है, सिर्फ लिक्विड होता है। थर्ड पार्ट क्या हो गया इसमें, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस क्या है, काफ़ी बड़ी एक लार्ज स्फेरिकल शेप की बॉडी होती है, ठीक है, और ये कहाँ होती है, मेनली सेंटर में होगी साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म जहाँ पे भी है उसके सेंटर में मेनली ये प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट क्या है, इसमें डबल लेयर्ड होता है, यानी कि मान लो ये न्यूक्लियस है, हाँ, तो इसमें क्या हो गया, न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ऐसे करके, ये न्यूक्लियस है, मैंने काफ़ी मोटी बना दी, इतनी मोटी होती नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर तुम्हारा न्यूक्लियोलस होगा, ठीक, और फिर ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क तुम्हें दिख रहा है, जब सेल डिवाइड होती है तो यही क्रोमोसोम्स एक जगह पे इस तरीके से हो जाते हैं, पर उससे पहले ये इस तरीके के होते हैं, तो इसे बोला जाता है क्रोमैटिन नेटवर्क। ये जब डिवीज़न होता है तो ये अपने आप ही अपनी अपनी जगह पे आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो हल्के हल्के से यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पोर्स होते हैं इसमें, न्यूक्लियस में। तो डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसमें पोर्स होते हैं, यहाँ पे मेनली तुम्हें पोर्स दिखेंगे। फिर जो ग्राउंड सब्सटेंस है न्यूक्लियस का, जो मेनली होता है, जिसके अंदर ये भरा होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सेमी सॉलिड होता है, पूरी तरीके से सॉलिड सब्सटेंस नहीं होगा, सेमी सॉलिड होगा, और एक से ज़्यादा राउंड शेप हो सकते हैं, तो न्यूक्लियोलाई में कन्वर्ट हो जाता है। सिंगुलर सब्सटेंस हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, और डबल में अगर आ जाता है कि कई सारे अगर इस तरीके से मिल रहे हैं तो मैं न्यूक्लियोलस, तो वो न्यूक्लियोली बोले जाएंगे। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में ही क्या होते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क, यानी क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं इसी में, जो बाद में क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं, यही क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ये थिक हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट होकर ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मान लो ये जब कन्वर्ट हुआ तो ये तो न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है तुम्हारा, ये क्रोमैटिन नेटवर्क था, अब ये देखो कन्वर्ट हुआ, तो एक इस साइड रह जाएगा, एक इस साइड रह जाएगा, तो जब डिवीज़न होगा तो ये हाफ में से डिवाइड हो जाता है, तो एक क्रोमोसोम एक के पास जाएगा, एक क्रोमोसोम एक के पास जाएगा। फिर सेंट्रियोल्स हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं, ये भी डिवाइड होते हैं, ये भी अलग होना शुरू हो जाते हैं, सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं, और जो इनमें से पार्ट निकल रहे हैं, ये एस्टर, ये सारी चीज़ें डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं। अब फाइनर स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, तो फाइनर स्ट्रक्चर्स में आ गए ऑर्गेनल्स, कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के स्पेशलाइज्ड जो स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, प्लस मेम्ब्रेन बाउंड, की मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, मेम्ब्रेन से बाहर इनका कोई मतलब नहीं बनेगा। एक तो स्पेशलाइज्ड उनका अलग फंक्शन होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने का काम करेगा। मेम्ब्रेन बाउंड की जब तक सेल के अंदर है तब तक वो काम कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। और लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं सेल में, और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ऐसी ऑर्गेनल्स हैं जो उस सेल के अंदर, उस पर्टिकुलर सेल के अंदर अपना अपना पार्ट परफॉर्म करेंगे। तो लिविंग पार्ट जो है सेल का, जिसमें साइटोप्लाज्म होता है, अगर हम बात करें तो लिविंग पार्ट जो है उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म है।
लिविंग पार्ट में साइटोप्लाज्म है, और बाकी लिविंग बॉडीज़ जो हैं, अदर लिविंग बॉडीज़ की अगर हम बात करें, अदर लिविंग बॉडीज़ को कलेक्टिवली बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लास्ट। जो ये है प्रोटोप्लास्ट जो टर्म है, ये ज़्यादा यूज़ होती है किसके लिए? प्लांट सेल के लिए। कब? जब उसमें से हम क्या रिमूव कर दें? सेल वॉल को। जब हम सेल वॉल को रिमूव कर देंगे प्लांट सेल में से, तो वो प्रोटोप्लास्ट बन जाएगी। नेक्स्ट क्या है? जो लिविंग बॉडीज़ हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, वो सेम होते हैं। प्लांट में भी वही होंगे, एनिमल्स में भी वही होंगे, सिर्फ सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के, क्योंकि सेल वॉल होती है तुम्हारी प्लांट सेल में, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो भी तुम्हारे प्लांट सेल में होता है। ठीक है। बाकी सेंट्रोजोम विद सेंट्रियोल्स जो होता है, अगर बात करा जाए तो, अगर मैं कहूँ तो प्लांट सेल के अंदर, अगर प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होगा? एक तो उसमें सेल वॉल होगी, दूसरा उसमें क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक। दूसरा सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, ये किस में मिलेगा? ये तुम्हें एनिमल सेल में मिलेगा, यानी ह्यूमन सेल्स हो गई या जो भी सेल्स होंगी उसमें मिलेगा तुम्हें। अब जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनल्स हैं उसमें मेनली क्या है? न्यूक्लियस है, फिर तुम्हारा राइबोसोम है, गोल्जी अपैरेटस है, लाइसोसोम्स है। नॉन लिविंग पार्ट में क्या है? अगर बात किया जाए तो नॉन लिविंग पार्ट में सेल में वैक्यूल्स हो गए, ग्रेन्यूल्स हो गए, जिन्हें सेल इंक्लूजन्स बोला जाता है। ये क्लास 9th में भी पढ़े थे हमने, क्लास 9 का में पढ़े थे हमने कि लिविंग पार्ट कौन सा है, नॉन लिविंग पार्ट कौन सा है, वो सारी चीज़ें हो गई। अब सेल मेम्ब्रेन का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि आउटर मोस्ट सेल होती है। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? आउटर मोस्ट है, क्योंकि अगर ये बात करी जाए एनिमल सेल में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी। फिर प्लांट में क्या होगी कि एक और सेल होती है, सेल वॉल, उसके बाद आती है, बहुत छोटी सी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल होती है, लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या करती है? इसका मेन फंक्शन क्या है? ये सेपरेट करती है किसको? जितने भी कंटेंट्स हैं सेल के, उसको सेपरेट कर देती है उसकी सराउंडिंग से। बाहर जो कुछ भी हो रहा है और अंदर जो सेल में हो रहा है वो अलग रहेगा, वो मिलेगा नहीं। रेगुलेट करेगी एंट्री की, क्या चीज़ अंदर आनी चाहिए और क्या चीज़ बाहर जानी चाहिए। शेप को मेंटेन करेगी ये एनिमल सेल्स में। सेल वॉल क्या करेगी? आउटर मोस्ट पार्ट है, एक तो क्या रिजिडिटी देती है, प्रोटेक्शन देती है और शेप प्रोवाइड करती है। साइटोप्लाज्म क्या करेगा? अलग अलग ऑर्गेनल्स अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, उनको मीडियम प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? पढ़ा था स्मूथ वाला और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर बात किया जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सेल को, दूसरा सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट करेगा किसको? फैट्स को और प्रोटीन को। माइटोकॉन्ड्रिया, पहले भी बात हो गई थी, क्या करता है? एनर्जी हाउस होता है, किचन होता है, एक तरीके का एनर्जी प्रोवाइड करता है और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को सिंथेसाइज करता है। फिर नेक्स्ट आ गया गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा? गोल्जी अपैरेटस इस तरीके के होते हैं, ऐसे ऐसे करके बने होते हैं। ये मेनली क्या करते हैं? फ्लैटेंड मेम्ब्रेन होती हैं, फ्लैट होती हैं। ये क्या करती हैं? सिंथेसिस करती हैं किसका? और सिक्रीट करती हैं एंजाइम्स को, हॉर्मोन्स को। दूसरा एक्रोजोम बनाती हैं, एक्रोजोम ऑफ स्पर्म बनाती हैं, और ये मेनली किस में बनाएंगी? सिर्फ एनिमल सेल्स में बनाएंगी। नेक्स्ट राइबोसोम्स क्या करेंगे? राइबोसोम्स मेनली क्या करेंगे? स्मॉल छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स टाइप के होते हैं, सिंगल वॉल्ड होते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट लाइसोसोम्स क्या करेंगे? लाइसोसोम्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन सैक्स होते हैं, छोटे छोटे 40 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं? इंट्रा
आपस में जो सेल्स हैं इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में, कि सेल्स के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है उसमें हेल्प करेंगे। दूसरा डिस्ट्रॉय करेंगे, अगर कोई भी बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आया है जो सेल को रिक्वायर्ड नहीं है उसको हटाने का काम करेंगे। जब सेल ओल्ड हो जाएगी या इंजरी हो जाती है सेल में, तो ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनल्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग्स बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं ये किस चीज़ को, कार्टिलेजेस को। किस टाइम पे, जब बोन्स फॉर्म हो रही होती हैं उस टाइम पे ये कार्टिलेजेस को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेंट्रोजोम क्या करेगा, सेंट्रोजोम वो रीजन होता है जो सेंट्रियोल के आसपास होता है। ये क्या करेगा, इनिशिएट क्या स्टार्ट करेगा और रेगुलेट करता है सेल डिवीजन को। सेंट्रोजोम क्या करेगा, सेल डिवीजन को स्टार्ट करेगा और उसे रेगुलेट करेगा। दूसरा क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा ताकि सेल डिवीजन आसानी से हो सके, और किसकी हेल्प से बनाता है, एस्टर्स की हेल्प से बनाता है। फिर ये स्पिंडल फाइबर्स अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं सेल्स में ही। नेक्स्ट क्या करता है, प्लास्टिड्स आ गए। प्लास्टिड्स जो हैं सबसे कॉमन हो गया तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें। दूसरा क्या होता है, इसमें डीएनए होता है, हाँ डिस्क लाइक शेप का होता है इस तरीके से। फिर क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, प्लास्टिड में ही क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन कलर देता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरा क्या करेगा, ये इसमें क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट हो गया ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है इसमें। स्टार्च को स्टोर करता है, जब प्लांट खाना बनाता है, कुछ बनाता है, तो वो जो स्टोरेज पार्ट होता है वो यहाँ पे आके स्टार्च को स्टोरेज कर लेता है, और कोई पिगमेंट नहीं होता है इसमें, कुछ भी नहीं होगा। क्रोमोप्लास्ट इसी में क्या करेगा, प्लास्टिड में ही, इसमें कलर होते हैं। ये फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को कलर देता है, इन्हीं की वजह से जो है कलर होता है। अगर क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा फ्लावर्स और फ्रूट्स में। फिर नेक्स्ट क्या है, इन्हीं की जो कलर की वजह से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। जो इंसेक्ट्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो अट्रैक्ट कैसे होते हैं, ये कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। जब वो अट्रैक्ट होते हैं तो उसी में क्या होता है, तुम्हारा पॉलिनेशन होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियस सबसे इम्पॉर्टेंट है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है सेल के अंदर। स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेयर में मिलेगा तुम्हें, डेंस मिलेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर्स होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी में जो है डीएनए होता है, मेनली हमारी इन्फॉर्मेशन होती है जो भी हमारा जेनेटिकली ट्रांसफ़र होना है। ये क्या करेगा, सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। जो भी फंक्शंस हो रहे हैं सेल में, जो भी फंक्शन सेल परफॉर्म कर रही है, अगर इसे रिमूव कर दिया जाए तो सेल ख़त्म, सेल डाई कर जाएगी, मर जाएगी। इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें जीन्स होते हैं, मेनली हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि हम कैसे हैं, क्या है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स होते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होगा, न्यूक्लियोलस एक और राउंड शेप होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये क्या करता है, राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करेगा। और राइबोसोम्स ने क्या काम किया था, राइबोसोम्स ने प्रोटीन सिंथेसिस किया था। दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस में ही पार्ट लेगा, क्योंकि जब राइबोसोम प्रोड्यूस कर रहा है और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेगा। और किस तरीके से करेगा, फॉर्म करेगा किस चीज़ को, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करेगा और स्टोर भी करेगा। फिर क्या करेगा, डिक्टेट करेगा। डिक्टेट करना, डोमिनेट करना, एक तरीके से गाइड करना किसको, राइबोसोम को। कब, जब वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होगा। क्रोमैटिन फाइबर क्या करेंगे, क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, ये डीएनए थ्रेड्स के बने होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर होता है जीन्स। ये जीन्स जो है ये हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि जो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के पास ट्रांसफ़र होनी है, वो ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वैक्यूल्स हैं। अब ये जो वैक्यूल्स या ग्रेन्यूल्स हैं ये नॉन लिविंग पार्ट में आ जाते हैं। नॉन लिविंग है वैक्यूल,
और ये मेनली क्लियर स्पेस होती है। मान लो ये सेल है, इसके अंदर ये वैक्यूम है, वैक्यूल मतलब वैक्यूम, कुछ भी नहीं है। प्लांट सेल में बहुत कम होते हैं पर लार्ज बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में छोटे छोटे होते हैं, स्मॉलर वैक्यूल्स मिलेंगे तुम्हें। और जो इनकी कवरिंग होती है ऊपर से, उसे टोनोप्लास्ट बोला जाता है। मेनली ये काम क्या करते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? एक तो पानी को स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ वाटर, फूड, पिगमेंट्स, वेस्ट मटेरियल्स। दूसरा, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब ये बड़ा होगा तो सेल अपने आप में पूरी तरीके से बल्की दिखाई देगी, और यही वैक्यूल छोटा आ जाएगा तो सेल सिकुड़ती चली जाएगी। फिर इसमें पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट होता है? एंथोसायनिन्स। ये वॉयलेट ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट, ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं? ये भी नॉन लिविंग पार्ट है। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ऐसे क्रिस्टल ड्रॉपलेट्स की तरह। ये स्टार्च को स्टोर करते हैं प्लांट सेल में। ग्लाइकोजन एनिमल सेल में, और फैट के ड्रॉपलेट्स जो कि फूड का काम करते हैं। किसके लिए? सेल के लिए, सेल को फूड देने का काम करते हैं। अब मेनली इसमें क्या है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अनियन। अब जो एपिडर्मल पील फ्रॉम द अनियन इज़ ईजी टू प्रिपेयर। तो पहले मेनली क्या करो, अनियन को के बल्ब्स को निकालो, 4 पीसेस में उन्हें काट लो, मेनली 4 क्वार्टर्स में ऐसे कट गए लेंथ वाइज। अब फ्रॉम वन ऑफ दीज क्वार्टर्स रिमूव अ थिक स्केल ऑफ लीफ, और उसमें से एक लीफ निकाल लो अनियन की, जो भी मतलब एक तुमने बल्ब में से काट के निकाला। देन रिमूव 1 थिक स्केल ऑफ लीफ, टेक द फ्लैशी स्केल ऑफ अनियन इन योर हैंड एंड टीयर इट फ्रॉम इनर कॉन्केव। तो अंदर से उसे एक मेनली टीयर करना शुरू करो, कभी उसे तोड़ के देखना। फ्रॉम इनर साइड, सो टू गेट अ थिन ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप, और उसमें से एक पतली सी स्ट्रिप निकाल लो, एक बहुत पतली सी स्ट्रिप मिलेगी तुम्हें। फिर उस पतली सी स्ट्रिप को क्या करो, यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स रिमूव अ स्ट्रिप, वो पील निकालो। पील निकाल के उसे ग्लास में देखो। जब तुम ग्लास में देखोगे तो तुम्हें सेल्स दिखाई देंगे उसके। तो जो सेल्स हैं अनियन के, जो पील हुए हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई देंगे, इस तरीके से ऐसे बने हुए। दूसरा क्या होगा, हर सेल में एक प्रोमिनेंट सेल वॉल मिलेगी, क्योंकि प्लांट है, प्लांट में से आया है तो हर सेल में एक प्रोमिनेंट सेल वॉल मिलेगी, एक न्यूक्लियस मिलेगा और साइटोप्लाज्म मिलेगा। तो मेनली क्या होगा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, और अंदर एक सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। फिर डिटेल्स उसमें मेनली क्या होंगी, एक तो थिक सेल वॉल होगी, फर्मली बाउंड टुगेदर, इस तरीके से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फर्मली चिपके हुए होंगे। न्यूक्लियस जो है एक साइड में होगा, हर किसी का न्यूक्लियस एक साइड में होगा, और मेनली सारी प्लांट सेल्स में होगा। फिर न्यूक्लियस क्या है, मेनली जो न्यूक्लियस है ये एक तरीके से लाइफ गिविंग सब्सटेंस है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस हटा दोगे तो सेल डाई हो जाएगी। तो हर पार्ट जो भी सेल का है उसमें न्यूक्लियस मिलेगा ही मिलेगा। तो एक तरीके से की परफॉर्मर कह लो या मास्टर कह लो, किसी भी सेल में न्यूक्लियस जो है वो उसका मास्टर पार्ट है। अगर वो हट गया तो सेल अपने आप में कुछ नहीं बची। तो अगर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया अमीबा का, तो मान लो अमीबा है, उसमें न्यूक्लियस, ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म हो गया, हाँ, और ये सेल होगी। जब ये डिवाइड होगी तो ये अमीबा की सेल अपने आप में 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी। एक यहाँ बनेगा तो इनका न्यूक्लियस आधे में बटा, साइटोप्लाज्म आधे में बटा, फिर एक न्यूक्लियस यहाँ बन गया और ये हुआ। फिर ये सेल डिवाइड होंगी, फिर ये सेल डिवाइड होंगी। तो इस तरीके से सेल डिवीज़न चलेगा। वहीं अगर न्यूक्लियस रिमूव कर दोगे इसका, तो अमीबा का मान लो यहाँ न्यूक्लियस था, अब न्यूक्लियस हटा दिया, कुछ टाइम बाद सेल ख़त्म हो जाएगी, डाई हो जाएगी। अब मेनली क्या होता है कि वहीं अगर सेल दे दोगे, किसी को न्यूक्लियस दे दोगे, तो उसमें दोबारा से रीप्लांट होना शुरू हो जाएगा वो।